Hey everybody, welcome back to our YouTube channel, and in this lecture series of Muslim law, today we are going to talk about iddat. So what does iddat mean and what are the purpose of iddat? देखिए, इद्दत एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंटिंग। तो यहाँ काउंटिंग से क्या मतलब है? मतलब काउंटिंग उन दिनों की करना, उतने दिनों की करना जिससे कि ये पता चल जाए कि विमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं, या ये कंफर्म तो हो जाए या ये एश्योर्ड हो जाए कि विमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इतने दिनों का इद्दत होता है। तो चलिए देखते हैं कि इद्दत के बारे में डिटेल की कैसे कैसे पता चलता है और कितने दिन के लिए विमेंस इद्दत ऑब्ज़र्व करती हैं। तो देखिए, ये होता है मुस्लिम लॉ में, जैसे कि मुस्लिम लॉ की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो आखिर इद्दत आया किस लिए? तो इद्दत देखिए, पहले ऐसा होता था, पहले तो ये डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं था। तो जब भी अगर मान लीजिए एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड डाइवोर्स दे दिया वाइफ को, या फिर किसी तरीके से डिसोल्यूशन हो गया मैरिज का बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड या फिर डाइवोर्स से, ठीक है। तो अगर विमेन उसी टाइम जस्ट अगर दूसरे से शादी कर लेती है, तो अगर 9 मंथ बाद उसको एक बेबी होता है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ये कन्फ्यूज़न ये है कि क्या वो बेबी फॉर्मर हस्बैंड का था या फिर जो उसने रीमैरी की उस हस्बैंड का है। तो ये जो कन्फ्यूज़न थी, इसी को डील करने के लिए एक टर्म आया जिसको हम इद्दत कहते हैं। ओके, तो देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड एक वुमेन अलाउड नहीं होती है दोबारा शादी करने के लिए, जब उसकी शादी डिसॉल्व हो जाती है। ओके, और अगर कोई मेल ऐसी विमेन से शादी करता है जो कि इद्दत ऑब्जर्व कर रही है, तो उसकी मैरिज इरेगुलर होती है। ध्यान दीजिएगा, इरेगुलर होती है अंडर सुन्नी लॉ। ओके, एंड सिया लॉ में क्या होता है, ऐसी मैरिज वॉइड हो जाती हैं। हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि सुन्नी लॉ और सिया लॉ क्या होते हैं। मुस्लिम लॉ में 2 सेक्ट होते हैं, सुन्नी सेक्ट एंड सिया सेक्ट। ओके, तो दोनों के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। तो सुन्नी लॉ में ऐसे मैरिज क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, और सिया लॉ में वॉइड होते हैं। इट मीन्स वो कभी शादी मैरिज थे ही नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत। आखिरकार इद्दत का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है? तो ये रिमूव करने के लिए एनी डाउट एज टू द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ द प्रायर हस्बैंड। ओके, इसलिए इद्दत है। और देखिए, इद्दत को इद्दाह भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ वेटिंग। भाई, इतने टाइम तक तो वेट ही किया जा रहा है ना, इद्दत जब तक है कि कहीं वीमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है। इतने टाइम तक वेट कर रहे हैं। अगर वो प्रेग्नेंट है तो सबके अलग अलग कंडीशन है इद्दत ऑब्जर्व करने की। अगर वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसको बच्चे की डिलीवरी तक वेट करना रहता है, दूसरी शादी करने के लिए। ओके, तो ये है हमारे कुछ टर्म्स। तो देखिए, हम लोग ने देखा कि जब भी मैरिज डिज़ोल्व होती है, तो वाइफ को यानी फीमेल को इद्दत ऑब्जर्व करना आता है, ठीक है। तो मैरिज जब डिज़ोल्व होती है तो कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से होती है। वन केस ऐसा है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, एंड सेकंड केस है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डेथ ऑफ हस्बैंड। ओके, तो देखिए, इन दोनों के अपने अलग अलग रूल्स हैं, यानी दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं फॉर इद्दत। तो फर्स्ट यानी डाइवोर्स में है कि ये एक वैलिड मैरिज होती है, ठीक है। तो जब ये डिज़ोल्व होती है डाइवोर्स से और कंज्यूमेशन टेकन प्लेस, ओके, तो इद्दत का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है, वो 3 मंथ कोर्स होता है। और लेकिन हम लोग ने देखा कि देखेंगे कि जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड, तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ या 10 डेज का होता है, ठीक है। इसका मतलब 1 महीने 10 दिन ज़्यादा होता है। एंड अगर इसमें बात करें हम डाइवोर्स में, तो अगर नो कंज्यूमेशन, अगर कंज्यूमेशन टेक प्लेस नहीं लिया है, इट डजेंट टेक्स प्लेस, दैन देयर इज़ नो नीड ऑफ इद्दत। और अगर विमेन प्रेग्नेंट है तो उसके डिलीवरी तक या एबॉर्शन तक वो इद्दत ऑब्ज़र्व करेगी। और वहीं अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो डिलीवरी तक करेंगी, और 4 मंथ 10 डेज। ओके, विच एवर इज़ लॉन्गर।
और इसमें है कि अगर मैरिज भले ही कंज्यूमेट नहीं हुई है तो भी सी हैज़ टू ऑब्जर्व इद्दत। ओके, तो देखिए, डेथ ऑफ हस्बैंड ड्यूरिंग डाइवोर्स इद्दत। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जब दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो वाइफ तो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है। ओके, तो उसी के बीच में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब इसके लिए क्या रूल है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक वाइफ है, फीमेल, तो इसका डाइवोर्स हो गया है अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो इसको इद्दत ऑब्ज़र्व करना है, तो ये अपना 3 मंथ का इद्दत ऑब्ज़र्व कर रही है। और अगर इसी के बीच में उसके फॉर्मर हस्बैंड की अगर डेथ हो गई, ठीक है, तो देखिए इसका मुंह तो बन गया। क्यों? बिकॉज सी हैज़ टू स्टार्ट फ्रेश इद्दत ऑफ 4 मंथ 10 डेज, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ हस्बैंड्स डेथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो इट मीन्स अगर मैरिज डिज़ोल्व हुई बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड, देन जो उसको इद्दत पीरियड है वो 4 मंथ 10 डेज का है। तो नाउ सी हैज़ टू स्टार्ट फ्रेश इद्दत। ओके, तो इसको फिर से स्टार्ट करना होगा, और उस डेट से जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर वाइफ इद्दत ऑब्ज़र्व कर रही है 3 महीने की, तो उसमें उसका 2 मंथ बीत चुका है, ठीक है। तो उसी से टाइम उसके फॉर्मर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको फिर से वहाँ से नई शुरुआत करनी होगी इद्दत की, 4 महीने 10 दिन की, ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत की, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कुल टोटल कितने महीने इद्दत की, वो 4 मंथ प्लस 2 मंथ 4 5 6 मंथ 10 डेज की। ओके, और देखिए इद्दत कब कमेंस होता है, कमेंसमेंट ऑफ इद्दत, तो ये बिगिन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड, वेदर सी नोज और नॉट। मान लीजिए एक वाइफ है, ठीक है, अगर उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे दिया, तो अगर उसको पता भी नहीं है कि ये डाइवोर्स हो गया है, ठीक है, तो भी उसको, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसी दिन से उसका इद्दत पीरियड स्टार्ट हो जाता है, भले ही वो उस डाइवोर्स के बारे में या डेथ के बारे में जानती हो या ना जानती हो। अगर सपोज़ कर लीजिए कि उसके हस्बैंड की डेथ हुए, ठीक है, 4 महीने 10 दिन हो गए हैं, तो उसको फिर वहाँ पे कोई भी और वो जानती कब है, 4 महीने 10 दिन बाद जानती है, मान लीजिए 11वें दिन जानती है, तो उसको वहाँ पे इद्दत ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर मान लीजिए इन केस डाइवोर्स, उसको पता चलता है डाइवोर्स के बारे में आफ्टर 3 मंथ, जबकि ये हमारा जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया, तो भी उसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इद्दत ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई प्लेस होगा, मुस्लिम लॉ में एक प्लेस को डिसाइड किया गया है। तो ये प्लेस ये है कि सेम हाउस वेयर वीमेन वॉज रिसाइडिंग परमानेंटली एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड डेथ और डाइवोर्स। मतलब जब उसका डाइवोर्स हुआ था या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो वह जहाँ पे अपने स्पाउस के साथ यानी हस्बैंड के साथ रह रही थी, उसी घर में उसको इद्दत ऑब्ज़र्व करना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर वो कहीं ट्रेवल कर रही है, तो जैसे ही उसको पता चला कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या फिर उसका डाइवोर्स हो गया, तो उसको वापस रिटर्न तुरंत आना होगा उसी घर में जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, और वहीं से उसको इद्दत ऑब्ज़र्व करना होगा। ओके, और देखिए कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो हस्बैंड है उनको भी दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है, जब तक उनकी जो फॉर्मर वाइफ थी वो इद्दत ऑब्ज़र्व कर रही हैं। थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या है। सपोज़ करिए एक हस्बैंड है, अगर उसकी 4 वाइफ हैं, ओके, मोर देन 1 वाइफ, दैट इज़ 4 वाइफ्स, 4 वाइफ रख सकते हैं एक साथ मुस्लिम, ठीक है। तो अगर उनकी 4 वाइफ्स हैं और वो उन्होंने एक वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, तो वो तब तक वेट करेंगे, मतलब तब तक वो 5th शादी नहीं कर सकते जब तक उनकी पहली वाइफ इद्दत पीरियड में है। ओके, ऐसा सिर्फ इसी केस में होता है, यानी ऐसा सिर्फ होता है जब हस्बैंड के पास 4 वाइफ हो, तभी तक। ओके, if you like the video, please like, subscribe and share, and if have an
एंड इफ़ हैव एनी सजेशन और क्वेश्चन प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ओके, थैंक यू।